हेलो एवरीवन, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा गुरु मुरादाबाद पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे बीईओ 2020 का जो पेपर हुआ था आपका 16 अगस्त 2020 को। उसमें जो क्वांट सेक्शन जो आपका था, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर काफ़ी कठिन सवाल आए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं ऑफिसर स्केल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस आए थे, ना ही बहुत ज़्यादा आसान ना ही बहुत ज़्यादा कठिन। मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में हर प्रश्न का जवाब दूंगा, तो बस जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन आसान लगेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन मेरे पास जो है क्वेश्चन सेट वो बी है, और मैं उसी सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन कराता जाऊंगा। लगभग 11 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैं आपको बताऊंगा कि उन क्वेश्चंस को इजीली कैसे सॉल्व करना, उनके करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको जो भी क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं यहाँ पेपर देख करके आपको बताऊंगा, और वही क्वेश्चन आपका यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हालांकि ये क्वेश्चन देखा जाए तो ये फिजिक्स का है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका क्वांट से सीधा सीधा नाता है। ये क्वेश्चन आपका आया था जिसमें आपसे कहा गया था कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर अगर कोई तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को जब भी सॉल्व करिए तो सिंपल सी टेक्निक है कि आप फ़ारेनहाइट में अगर यूज कर रहे हैं तो फ़ारेनहाइट में जो मिनिमम होता है वो होता है 32, और मैक्सिमम जो होता है वो होता है आपका 212। डिफरेंस कितना होता है 180 का, ठीक है। सेल्सियस में जो है वो मिनिमम 0 होता है और मैक्सिमम जो होता है वो 100 होता है, तो डिफरेंस वहां पे 100 माइनस 0 100 ही रह जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे आप लोएस्ट वैल्यू डालते हैं और यहां पे आप डिफरेंस डालते हैं, ठीक है। ये वाला फंक्शन अगर आप याद रखें तो आप इसमें कोई भी वैल्यू डालिए, आप कन्वर्जन कर सकते हैं बड़े आराम से। बहुत लोग इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके याद करते हैं कि ये 5 आएगा और ये कितना आ जाएगा आपका 9, ठीक है। तो कुछ लोग याद करते हैं कि 5 इंटू एफ माइनस 32 इज इक्वल टू 9c, लेकिन चीज़ों को जब आसान तरीके से हम हमेशा समरी के रूप में याद रख सकते हैं तो फिर उसको टिपिकल फॉर्म में किसी फॉर्मूले के रूप में याद रखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, आपका सवाल जो था वो था कि फ़ारेनहाइट में अगर वैल्यू 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो बताओ सेल्सियस में कितना होगा। तो देखिए, आप कन्वर्ट कर लीजिए। सेल्सियस में जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपकी, यहाँ 200 में से 32 गया तो कितना आएगा 168, 168, ठीक है। ये 5 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे में जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 9, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये 3 से कटेगा, बेसिकली 3 3 जा, ये 3 से आपका कट जाएगा, 3 5 जा, 3 6 जा। 56 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 280 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3, और ये आंसर आपका आएगा 93.33, मतलब राउंड फिगर 93.3 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन आया था वो आपका आया था क्वेश्चन नंबर 46। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 46 का डिस्कशन कर ले। ये बेसिकली एक सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। सीरीज है, आसान से सीरीज है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल सीरीज नहीं पूछी गई थी। यहां पे आपसे बोला गया था 4 10, उसके बाद है आपका क्वेश्चन मार्क, उसके बाद है आपका 82, फिर है 244 और लास्ट में है आपका 730। देखिए, सीरीज के क्वेश्चन को कभी भी पहचानना हो ना कि सीक्वेंस क्या बढ़ रहा है, मतलब किस फॉर्मेट में वो आगे बढ़ रहा है, तो आप ध्यान दीजिएगा। बेसिकली 2 मेन फॉर्मेट होते हैं, एक तो एडिशन का और एक होता है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। एडिशन वाले के बीच का गैप धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन वाले के बीच का गैप आपको तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा। यहां पे देखिए 244 के बाद सीधा 730 है, 82 के बाद सीधा 244 है। तो डेफिनेटली जब तेज इंक्रीमेंट है, या डिक्रीमेंट का भी केस हो सकता है, तो उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि वहां मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, और मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए रिवर्स डिवीजन का सहारा लेते हैं, ठीक है। गुणा को हल करने के लिए भाग का सहारा लेते हैं। तो देखिए हम यहां पे क्या करेंगे, भाग दे करके देखेंगे। हम देखेंगे कि यहां 730 को अगर हम 244 से भाग दें तो लगभग हाउ मेनी, मतलब कितने टाइम्स जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स जाएगा। तो आप कहेंगे सर 3 टाइम्स। यहां पे 244 को 82 से डिवाइड करें, लगभग 3 टाइम्स, लगभग पहले देखना है, ठीक है। अब एग्जैक्टली अगर करते तो कितना होता, ये आपका हो जाता 82 3 जा 246, लेकिन ये तो है 244, मतलब 2 कम है। अच्छा, यहां पे भी अगर हम 3 टाइम्स करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 732, लेकिन यहां पे 2 कम है,
तो इसका मतलब जो सीक्वेंस चल रहा है वो क्या चल रहा है, इंटू 3 माइनस 2 का। ठीक है, ये चीज अगर हम क्रॉस चेक फिर से करना चाहते हैं तो हम यहां करेंगे। केवल 2 गैप देख करके हम कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते कि यही चल रहा है, मे भी कुछ चेंज हो। अगर आपको 3 गैप देख करके ये पता चल जाए कि एग्जैक्टली यही फॉर्मेट है तो समझ लीजिए फाइनल आंसर भी उसी फॉर्मेट से आएगा। ठीक है, तो यहां पर भी अगर हम देखें तो 3 टाइम्स, उसमें से कितना कम है, 2। ठीक है, तो हम समझ गए कि भाई एग्जैक्टली यही फॉर्मेट है और इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर हम यहां पे सॉल्व करें तो 3 टाइम्स माइनस 2 और यहां पे जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 28। तो इस क्वेश्चन का आंसर 28। यहां तक बात समझ पा रहे हैं आप? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी एक सीरीज से ही पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 50। देखिए इसमें क्या कहा गया था, इसमें बेसिकली कहा गया था कि सीक्वेंस जो है वो आपका है 1 1 2 3 5 8 x और 21। हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहां पे गैप जो बढ़ रहा है वो बहुत ज्यादा शार्प नहीं है, बहुत ज्यादा तेज नहीं बढ़ रहा, मतलब यहां एडिशन हो रहा है। ठीक है, अब एडिशन में क्या चल रहा है, तो जब हम इसको क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या पा रहे हैं हम यहाँ पे 1 + 1 2, 1 + 2 3, मतलब इन दोनों को जोड़ के ये आया, फिर इन दोनों को जोड़ के ये आया, फिर इन दोनों को जोड़ के ये आया, फिर इन दोनों को जोड़ के ये आया। समझ पा रहे हैं आप? तो डेफिनेटली अब हमारा जो अगला आंसर आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ के 8 + 5, हमारा x का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 13। ठीक है, बाद में क्रॉस चेक करने के लिए आप फिर 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21 आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अब देखिए आपका ये जो अगला क्वेश्चन आया था वो आया था क्वेश्चन नंबर 74। ये वाला जो क्वेश्चन है मतलब बहुत ज्यादा इजी भी नहीं कहा जाएगा। ठीक है, और ये पैटर्न भी कुछ ऐसा है जो जनरली देखने को नहीं मिलता। ठीक है, ये बॉक्स वाले पजल है। ठीक है, किसी खास पैटर्न को फॉलो करते हैं और उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके आंसर्स आते हैं। आपने ऐसे कई सारे क्वेश्चंस किए भी होंगे। यहाँ पे क्या है 51, यहाँ क्या है आपका 61, बीच में क्या है 11, यहाँ पे क्या है आपका 64, यहाँ है आपका 32 और बीच में है इनका 30, यहाँ पे है आपका 35, यहाँ पर है आपका 43, बीच में है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मतलब इन दोनों के पैटर्न को बीच वाला फॉलो कर रहा है। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बीच में कुछ आएगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बीच में कुछ आएगा। बीच वाले पे ही क्यों फोकस किया, क्योंकि क्वेश्चन मार्क जो लगा है वो बीच वाले नंबर के लिए लगा है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो लॉजिक्स आ रहा है वो किसी भी अरिथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब किसी भी अंकगणितीय प्रक्रिया से अलग है थोड़ी सी। यहाँ पे अगर देखें कि 5 और 1 का कॉम्बिनेशन इन्होंने कैसे लिया है, 5 × 1 के रूप में, 6 1 का कॉम्बिनेशन कैसे लिया है, 6 × 1 के रूप में। ठीक है, यहां से जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 5 और यहां से जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 6। इन्हीं दोनों को जोड़ दिया है और आपका बीच का रिजल्ट आता है 5 + 6 कितना हो गया, 11। ठीक है, क्या यही पैटर्न एग्जैक्ट है, इसे कंफर्म करने के लिए हम सेकंड वाली सीक्वेंस को देखें। यहां पे भी देखेंगे तो कितना आ रहा है, 6 × 4 क्या होगा, 24। ठीक है, अच्छा यहां पर देखिएगा जरा 3 × 2 कितना आ रहा है, 6। क्या ऐसा तो नहीं है कि 24 और 6 जोड़ के ही 30 आ रहा है, एक्जैक्टली ऐसा ही। तो फिर थर्ड वाले में क्या करेंगे आप, 3 × 5 15। अच्छा यहां पे देखिए 4 × 3 कितना आ रहा है, 12। तो फिर इसी 12 और 15 को जब जोड़ेंगे तो बीच का आंसर आएगा 27। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। देखिए इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या पूछा गया है, एज के बारे में, एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप इसे रेशियो का यूज करके बना सकते हैं। यहां पे दो लोगों के एज का रेशियो दिया गया है 4:5, लेकिन कब, ये दिया गया है 5 years अगो, जैसा कि आप क्वेश्चन में पढ़ पा रहे हैं, 5 साल पहले। और कह रहा है भैया प्रेजेंटेज बताओ, किसका, बी का। बी का प्रेजेंटेज हमें बताना है। प्रेजेंटेज के लिए हम जनरली 0 यूज करते हैं, पीछे जा रहे हैं तो नेगेटिव, आगे जाएंगे तो पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए इसमें किसका एज दिया गया है, ए का। ए का एज बता रहा है ये कि 29 है एट प्रेजेंट। ठीक है, तो जरा आइए 5 साल पीछे, 5 साल पीछे आएंगे तो 5 कम कर देंगे यहाँ पे, तो ये जो एज बता रहे हैं वो बता रहे हैं कितना, 24। ठीक है, अगर हम 29 में से 5 कम करेंगे कितना आएगा, 24। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 4 यूनिट किसके बराबर है, 24 के,
तो बताइए आप खुद ही 5 यूनिट किसके बराबर होगा? 6 टाइम्स, तो ये भी 6 टाइम्स होगा, कितना हो जाएगा? 30। अब 5 साल पहले अगर बी 30 साल का था तो वापस से इसको प्रेजेंट में ले आइए, कितना हो जाएगा? 35 साल का। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को जब भी आप इस तरह से करेंगे ना, आपके लिए क्वेश्चन बनाना आसान होगा। ध्यान रखिएगा, जिस टाइम का रेशियो आपको गिवन हो, किसी भी रियल एज को उसी टाइम में ले जाइए और कंपेयर कर दीजिए, बहुत आराम से बन जाएगा आपका क्वेश्चन। 29 में से 5 कम किया, यहां पहुंच गए हम, ठीक है। पीछे जाना है तो माइनस करेंगे, आगे जाना है प्लस करेंगे। उसी के रेस्पेक्ट में बी की एज निकल गई, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ये पूछा होता कि 5 ईयर्स अगो, तो डायरेक्ट आंसर 30 होता। बोलना नहीं प्रेजेंट में ले जाओ, तो प्रेजेंट में ले गए। बोलता और 5 साल आगे ले जाओ, तो और 5 साल आगे जोड़ देते, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 76 के रूप में पूछा गया था, उसके बारे में डिस्कशन कर ले। एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज करके गया। क्यों? क्योंकि यहाँ एक मिसप्रिंट थी। यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 1/3 नहीं है, बल्कि ये है आपका 2 की पावर 1/3 और इसके बाद है 2 की पावर 2/3, ठीक है। अलजेब्रा का काफ़ी फेमस पैटर्न है ये, ठीक है। अगर आप इसको 2 प्लस 2 1/3 प्लस 2 होल 2/3 अगर लेके चलते हैं तो ये वैल्यू जोड़ करके 7 आएगी, और जो इसने पूछा है उसका मान 91 के आसपास कुछ आएगा, ठीक है। लेकिन वो हमारे ऑप्शंस में है ही नहीं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन जो था वो इस फॉर्मेट का था, ठीक है। जो लोग थोड़ा प्रैक्टिस करके बैठे हैं उन्हें पता है कि जो कॉमन वैल्यू है वही इसका आंसर होता है। तो अगर आप डायरेक्टली इसका आंसर देना चाहे, कॉमन वैल्यू 2 आएगी, x इज इक्वल टू 2 होगा इसका आंसर, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको क्यों। देखिए इसमें क्या करना होता है, हमें 2 का पेयर बनाना होता है। क्यों? क्योंकि हम a प्लस बी का होल क्यू और a माइनस बी का होल क्यू यूज करेंगे यहाँ पे। 1/3 2/3 इसको कौन खत्म कर सकता है? तो वो आपका क्यूब करके ही मतलब कट सकता है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप देख लें, यहाँ पे x माइनस 2 अगर हम इधर की तरफ करते हैं तभी तो हम इसका होल क्यू करेंगे, तो ये x क्यू बनेगा, जैसा कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। दूसरी तरफ आप देख लें, बचा क्या? प्लस 2 की पावर 2/3। अब क्या करना है यहाँ पे? तो आपको यही काम करना है कि इन दोनों का होल क्यू कर देना है। कर दीजिए इसे। देखिए यहाँ पे क्यूब कर दिया, यहाँ क्यूब कर दिया, ठीक है। a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है? तो a माइनस बी का होल क्यू होता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। 2 का क्यूब कितना आएगा? 8। फिर क्या करेंगे आप? माइनस 3ab, तो 3 इंटू एक्स इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6x इंटू a माइनस बी, x माइनस 2, ठीक है। दूसरी तरफ आ जाइए, यहाँ पे करेंगे 2 की पावर 1/3 क्यूब करेंगे, 2 आएगा, 2 की पावर 1 आएगा बेसिकली। यहाँ पे 2 की पावर 2/3 का क्यूब करेंगे, 2 की पावर 2 आएगा, ठीक है। प्लस 3ab, तो 3 इंटू 2 इंटू मतलब 2 की पावर 1/3 इंटू कितना आ जाएगा? 2 की पावर 2/3 इंटू कितना हो जाएगा ये आपका? 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है आपका? a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, हमने वही रख दिया यहाँ पर। अब देखिए यहां पर क्या आया आपका? एक्स क्यू, ठीक है, माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। दूसरी तरफ देख लीजिए, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 6 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, पावर जुड़ जाएंगे, ये क्या बच जाएगा? 2 की पावर 3/3 मतलब 2 की पावर 1, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6 इंटू, जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे हमने क्या निकाला था? 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3 क्या था? x माइनस 2, वही यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। अब आप फोकस करिए कि आपको निकालना क्या है। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है जैसा कि एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 6x, इसको इतना ही चाहिए। तो जो भी एक्स्ट्रा बच गया उसको दूसरी तरफ भेज दो। तो क्या क्या बचा मेरे पास? ये जो माइनस 8 है ये मुझे नहीं चाहिए, इसको दूसरी तरफ भेज दो, प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और क्या है? यहां सिर्फ हमने 6x रखा है, मतलब यहाँ पे एक जो 6x बच रहा है उसको दूसरी तरफ भेज दो, तो माइनस 6x, ठीक है। अब दूसरी तरफ पहले से क्या मौजूद था? 6, और यहां पे क्या होगा? 6 इंटू एक्स 6x माइनस 6 इंटू 2 12, ठीक है। अब देखिए ये माइनस 6x और ये प्लस 6x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 8 प्लस 6 कितना होगा? 14 माइनस 12, और आपका आंसर कितना आएगा? 14 माइनस 12 से 2, यही तो आपका आंसर है, ठीक है। चलिए डायरेक्टली करना था, 2 कॉमन वैल्यू थी, 2 ही आपका आंसर होगा। एक्सप्लेन करके देखना था, इस तरह से देखेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है। देखिए इसमें वृत्त के बारे में बात की गई है, जिसकी 2 जीवाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं? किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे, किसी बाह्य बिंदु पर क्या कर रही है? कट कर रही है, ठीक है। कि किसी सर्कल के 2 कॉर्ड किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे क्या करते हैं? कट करते हैं। किसी वृत्त की 2 जीवाएं किसी बाह्य बिंदु पर क्या हो रही है? मिलती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। अब उससे जो बन रहे हैं एंगल हैं उसके बारे में कुछ सवाल है।
ABCD, ठीक है। बाह्य बिंदु क्या है P। इसने जो एंगल पूछा है वो पूछा है एंगल PDB, ठीक है, एंगल PDB, ये एंगल पूछा गया है, ये वाला PDB। अच्छा, जो दिया है वो कौन सा एंगल दिया है, एंगल PAC। गुड, PAC इसने दे रखा है। बस जरा ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C और पॉइंट D चारों के चारों सर्कल पे हैं। मतलब ये ABDC या ACDB क्या बना आपका, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज का गुण क्या होता है कि ये वाला कोण इसने दे रखा है 50 डिग्री, ठीक है। तो किसी भी शीर्ष पे बनने वाला जो अंतःकोण होगा वो उसके अपोजिट, उसके सामने वाले शीर्ष के बाह्य कोण के बराबर होता है, ठीक है। ऐसा होता क्यों है, देखो किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण जोड़ के 180 आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 50 है तो यहाँ पे 130 होना चाहिए था, यहाँ पे जो बनना चाहिए था 130। अब अगर ये 130 होगा तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर एंगल कितना होना चाहिए, फिर वो भी जोड़ करके 180 होना चाहिए। तो अगर ये 130 होगा तो फिर वापस से इसको कितना होना पड़ेगा 50। तो डायरेक्टली याद रखो ना कि इसका अंदर का कोण अगर 50 है तो इसके बाहर का कोण 50 होगा, 50 होगा, ठीक है। अगर मान लिया यहाँ पे आप 70 बना रहे हैं तो फिर इसके बाहर में 70 बनेगा, ठीक है। बस ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसे याद रखिएगा। डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन था, आप इसे कर सकते थे। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगले क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं, 78 नंबर। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे, यहाँ पे आपका एक एलसीएम दिया गया है आपका, ठीक है, एचसीएफ दिया गया है। तो मासा मतलब एचसीएफ की वैल्यू जो है वो कितनी दी है इसने 21, और लासा मतलब एलसीएम की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है आपकी 84, ठीक है। अच्छा, संख्या का इसने अनुपात दे दिया है 1:4, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। क्यों, क्योंकि किसी भी दो दी गई संख्याओं में जो सबसे बड़ी वैल्यू कॉमन ली जा सकती है वो उसकी मासा होती है, उसकी एचसीएफ होती है, ठीक है। मतलब अगर हम एचसीएफ को वापस से उसके रेशियो में गुणा कर दे तो हमें सीधी संख्या मिल जाएगी। इसमें कौन सी संख्या पूछी थी, बड़ी वाली, तो 21 को 4 से गुणा करेंगे तभी तो बड़ी वाली संख्या मिलेगी। 21 गुने 4 कितना आएगा 84, 84 हमारा फाइनल आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन में ना आपको एलसीएम की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत लोग इस क्वेश्चन को लेंदी बना लेते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के रूप में आपसे पूछा गया था, ये आपके टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया था कि दो रेलगाड़ियां हैं, वो आपके पैरेलली, एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे से समानांतर, एक ही दिशा में अलग अलग स्पीड से क्या कर रही है, मूव कर रही हैं, ठीक है। एक 90 किलोमीटर पर आवर, दूसरा 70 किलोमीटर पर आवर। इसी दूसरी स्लो वाली में एक आदमी खड़ा है जिसको फास्ट वाली ट्रेन 18 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है। फिर इस फास्ट वाली ट्रेन की लेंथ पूछी गई है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान है अगर आपको दो चीजें पता है, एक तो रिलेटिव स्पीड कैसे काम करती है, सापेक्ष चाल कैसे काम करता है, दूसरा आपको यह पता हो कि किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को अगर कोई ट्रेन क्रॉस करती है जो इग्नोरेबल हो। क्योंकि ट्रेन के रिस्पेक्ट में अगर देखी जाए, मान लिया ये जो शीट है ये आपकी ट्रेन है, ट्रेन के रिस्पेक्ट में देखी जाए तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है, इग्नोरेबल है। जब ये इग्नोरेबल है तो आप ध्यान रखेंगे कि ऐसे केस में यहां पर ऑब्जेक्ट को क्रॉस करते हुए ट्रेन बेसिकली अपनी लेंथ क्रॉस करती है, ठीक है। तो ट्रेन अगर अपनी लेंथ क्रॉस करेगी तो वैसे केस में जो भी डिस्टेंस होगा वो लेंथ ऑफ ट्रेन के बराबर होगा। जो भी दूरी होगी वो ट्रेन की लंबाई होगी। जब ट्रेन की लंबाई होगी तो फिर क्या करना है आपको, सिर्फ आपको ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए वो दूरी निकालनी है, ठीक है। रिलेटिव स्पीड देखा जाए तो कितना आएगा 90 - 70, ठीक है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में सबट्रैक्शन करेंगे। और चूंकि आंसर जो है वो मीटर पर सेकंड में, मतलब जो दूरी है वो मीटर में आएगी और जो टाइम दिया गया वो सेकंड में दिया गया है, तो इसको भी हमें क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, 5/18, ठीक है। अब देखिए लास्ट में कितने टाइम में पार कर लेती है, 18 सेकंड में। मतलब ये वाला पार्ट आपका स्पीड हो गया और ये वाला पार्ट आपका टाइम हो गया। स्पीड इंटू टाइम आपको क्या दे देता है, डिस्टेंस, ठीक है। और यही डिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ ट्रेन होगी, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसे, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, ये 20 × 5 कितना आ जाएगा 100 मीटर। देखिए कितना आसान है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ा हुआ है। इसमें दो सिचुएशन को बेसिकली कंपेयर करना है। बोल रहा है कि ये फर्स्ट सिचुएशन में 3/4 जो भी है आपकी ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, ठीक है,
उस प्राइस पे अगर किसी सामान को बेचता है तो 10% का लॉस होता है। जब भी परसेंट का डिस्कशन आएगा ना 100 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसके केस में 10% का लॉस है। अब आपसे कह रहा है कि अगर वो ओरिजिनल प्राइस पे बेचता 1s, ठीक है, या डायरेक्टली s, तो फिर आपसे पूछ रहा है कि वो कितना परसेंट प्रॉफिट में होता, ठीक है। हमें इन्हीं दो सिचुएशन को क्या करना है, आपस में कंपेयर करना है। कंपैरिजन के लिए क्या लेते हैं, रेशियो ले लीजिए इसके बीच, ठीक है। देखिए s से s कट किया हमने, 3/4/1 को हम थोड़ा ठीक से लिख लें तो क्या आएगा, 3/4 आएगा, ठीक है। अब देखिए 100 - 10 का मतलब कितना होता है, 90। तो 3 के रेस्पेक्ट में वैल्यू कितनी है, 90। तो बताओ जी 4 के रेस्पेक्ट में वैल्यू कितनी होगी, 120 होगी, नहीं होगी। 3 से 30 टाइम्स, तो 4 का 30 टाइम्स कितना होगा, 120। कंपेयर कर लिया, 3 के रेस्पेक्ट में क्या है 90, तो 4 के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, 120। अब 100 में से 10 घटाने पे 90 आ रहा है, क्योंकि 10% का लॉस है। तो 100 में कितना जोड़ेंगे, मतलब कितना प्रॉफिट होगा कि 120 आएगा। तो डायरेक्टली यहाँ पे आप कंपेयर करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पे जो P2 की वैल्यू है वो कितनी होगी, 20%। मतलब सेकंड केस में जो परसेंट प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 20। डायरेक्टली कंपेयर करना सीखिए, ठीक है। दोनों सेलिंग प्राइस को हमने आमने सामने रखा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड सिचुएशन को आमने सामने रखा और कंपेयर कर दिया कि 3 के रेस्पेक्ट में 90, तो 4 के रेस्पेक्ट में 120। यहाँ 10 कम है तो यहाँ 20 ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान देंगे। अगर आप कंपेयर कर पाए डायरेक्टली सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट को, इसने थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेट किया है वो वहीं पे किया है कॉम्प्लिकेटेड, कि सेकेंड ईयर का सिर्फ इंटरेस्ट पूछा है। स्लैब मेथड जिनको आता है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने दे रखा है कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने दे रखा है आपका 5%। 5% मतलब 5/100 मतलब 1/20, मतलब 20th पार्ट की बात कर रहा है ये, ठीक है। अच्छा, और क्या दे रखा है इसने कि सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो 420 है, वो हम बाद में देख लेंगे। मतलब 2 साल तक तो हमें जाना ही पड़ेगा, t = 2 ईयर्स। अब ध्यान देंगे कि हमें जितने साल तक जाना है इस हिस्से को हमें बार बार निकालना पड़ेगा। तो एक आसान सा तरीका है कि अगर प्रिंसिपल नहीं गिवन हो तो क्यों ना हम जो भी हिस्सा हमें निकालना है उस हिस्से को जितनी बार निकालना है उतने बार यहाँ पे प्रिंसिपल के रूप में ले लें। 20 को 2 बार अगर हम लेंगे प्रिंसिपल के रूप में तो 20 का स्क्वायर आएगा। 3 साल के लिए होता है तो 20 का क्यूब आता, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 400। मतलब हमने अपना एक प्रिंसिपल मान लिया। बाद में कंपैरिजन के थ्रू ये चीज क्लियर हो जाएगी कि एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। अब अगर ये 400 के हिसाब से 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अगर हम आगे बढ़े तो फिर फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा, 400 का 5% मतलब 20th पार्ट कितना आएगा, 20। सेकेंड ईयर का कितना आएगा, फिर से वही 400 का 20th पार्ट कितना आएगा, 20। मतलब ये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है कि बार बार हमें 5% मिल रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक्स्ट्रा क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये एक्स्ट्रा होता है कि जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया है उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब 20 का 5% फिर निकालेंगे, मतलब 20th पार्ट निकालेंगे तो कितना आएगा, 1। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने 20 का स्क्वायर क्यों लिया था प्रिंसिपल के रूप में, ताकि बार बार ये परसेंट मतलब ये हिस्सा निकालने में मुझे दिक्कत ना आए, ठीक है। अब हमारे अकॉर्डिंग जो सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना है, हमारे अकॉर्डिंग तो ये है 21, मेरे अकॉर्डिंग तो 21 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है वो आपसे कि ये 420 आना चाहिए, ये 420 रुपये आना चाहिए, ठीक है। तो कितना गुना ज़्यादा है ये, 20 गुना। कंपेयर कर लीजिए, 420 को 21 से भाग देंगे, कितना गुना ज़्यादा है, 20 गुना। अब आप इसी कंपैरिजन को आगे इंप्लीमेंट कर दीजिए कि मेरी वैल्यू 21 है तो उसकी वैल्यू 420 है, तो मेरी वैल्यू अगर 400 है, निकालना क्या है हमें प्रिंसिपल, तो कंपेयर कर लीजिए। मेरी वैल्यू अगर 400 होगी तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कितना टाइम्स है, 20 टाइम्स, तो 20 टाइम्स कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा 8000, ठीक है। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए थे, आप इनको अगर सही अप्रोच के साथ सॉल्व करें, बहुत आराम से ये आपके विद इन फ्यू सेकेंड्स कह लीजिए, ठीक है, आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको ऐसे कंसेप्ट्स नहीं आते, ऐसी टेक्निक्स नहीं आती, बस इसी चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी ना छूटे, ठीक है। बने रहेंगे हमारे साथ तो ये सारी चीज़ें आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे सीख पाएंगे। बस आपका ये लाइक मिलता रहे हमें, ये हमें मोटिवेट करता है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।